सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग नवम के अंतर्गत मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक के संचयन पाठ पुस्तक के हामिद खां नामक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम हामिद खां है और इस चैप्टर के लेखक एस.के. पोट्टेकर है। इस कविता में यह लेखक ने बताया है कि हमें आपसी भाईचारा और प्रेम के साथ अपने समाज में रहना चाहिए। सभी जाति सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव ऊंच नीच धर्म के नाम पर अलगाव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे देश में हमारे समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी अपने अपने धर्मों के प्रति स्वतंत्र हैं और सभी को सभी धर्मों के प्रति सद्भावना रखना चाहिए। इस पाठ में लेखक यह कहना चाहते हैं कि इस धरती पर जितने भी संतान हैं वो सब एक धरती भारत माता का संतान है। न कोई जात है न कोई पात है, बस एक जात है, हम सब भारतीय हैं। आइए इसमें एक पुत्र का अपने पिता के प्रति कर्तव्य की भावना, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने अतिथि के प्रति जो सद्भाव होना चाहिए वह इसमें सीखने को मिलता है। बच्चों, तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की वह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आ जाता है। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। लेखक तक्षशिला जो पाकिस्तान में अवस्थित है वहाँ आगजनी की घटना जब अखबार में लेखक ने सुना, देखा और पढ़ा तो ये हामिद खां के प्रति इनके दिल में सहानुभूति उभरने लगता है और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हामिद खां की दुकान को आगजनी से बचा लीजिए। लेखक का उनके प्रति जो सहानुभूति उभर रही है, इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को आप समझिए। अभी 2 साल ही बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। लेखक 2 साल पहले तक्षशिला में पुरानी खंडहर देखने के लिए उपस्थित हुए थे। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। गर्मी का दिन था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी और उस कड़कती धूप में लेखक भूख और प्यास से बेचैन लेखक का बुरा हाल हो रहा था और इस हालत में वो रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर पैदल निकल पड़े। अब पैदल निकलते हैं तो देखिए क्या होता है, लेखक अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। हस्तरेखाओं के समान फैले गलियों से भरा तंग बाजार, जहां तहां नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपने सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। देखिए लेखक उस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं जिधर हामिद खां का दुकान है और जिधर लेखक बढ़ रहे थे उधर उस बस्ती में, उस गली में मच्छर ही मच्छर फैला हुआ था। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी, कहीं चमड़े की जलने की बदबू आ रही थी। लेखक
इस गंदगी और तंग भरी इलाकों से अकेले गुजरते हुए आगे चले जा रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। लेखक इतनी दूर चलते चलते थकान महसूस होने लगी, भूख और प्यास से बेचैन थे। इतना लंबा सफर तय करने के बावजूद लेखक को एक भी दुकान नजर नहीं आया। तो लेखक मन ही मन सोचने लगे कि भला कैसा गांव है कि यहाँ एक भी दुकान नहीं है। फिर लेखक के मन में विचार उत्पन्न होता है, भला इस गांव में दुकान होटल होगा भी तो क्यों? इस गंदगी भरी इलाकों में लोग क्या करने के लिए आएंगे और ऐसे जगह पर होटल कैसे लगेगा। आइए, अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। देखिए बच्चों, लेखक चलते चलते जब कुछ दूरी सफर किए तब इन्हें एक होटल छोटा सा दुकान दिखाई दिया जिस पर एक आदमी रोटी सेक रहे थे और रोटी की सुगंध लेखक को आ रही थी और सुगंध की ओर लेखक का पांव ऑटोमेटिक आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा था। जब ये दुकान के करीब पहुंचे तब लेखक को एहसास हो गया कि वास्तव में यह होटल है। तब इन्होंने समझा कि परदेश में हम आए हैं, परदेश में मुस्कुराहट ही सब कुछ होती है। अर्थात किसी से मिलिए तो मुस्कुराते हुए मिलिए। मुस्कुराने से क्या होती है कि अगला आदमी के ऊपर इसका पॉजिटिव छाप पड़ता है, अर्थात सकारात्मक सोच का विकास होता है। आप मुस्कुराएंगे तो आप पर जो जिसकी नज़र पड़ेगी उस व्यक्ति के अंदर भी प्रफुल्लित उत्पन्न होगी, खुशी उत्पन्न होगी, वह आपके मुस्कुराहट से प्रभावित होता है। लेखक उसी तरह से मुस्कुराते हुए उस होटल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रवेश करते हैं तो देखिए होटल का सीन है। ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, यही हामिद खां है। ये रोटी सेक रहा है और माथे पे टोपी पहने हुए है और ये लेखक हैं और लेखक होटल में ये मेज पर बैठे हुए हैं, इन्हें भोजन करना है। अब आगे देखिए क्या होता है। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था और मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया वह अपने हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। आइए अब लेखक की प्रतिक्रिया देखिए। लेखक तो उस हामिद खां के दुकान में प्रवेश कर गए, मुस्कुराते हुए उसके टेबल पर बैठ भी गए, स्थान ले लिए। अब हामिद खां रोटी बेल रहा था और लेखक को तिरछी नज़र से घूर घूर करके बड़ी गौर से निहार रहा था। लेखक उसे देखकर मुस्कुरा भी दिए, परंतु लेखक की मुस्कुराहट का हामिद खां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह रोटी बेलने में मग्न था और लेखक की ओर बार बार घूर घूर करके देख रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। लेखक उनसे कहते हैं कुछ खाने को मिलेगा? चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेखक ने पूछा खाने को मिलेगा क्या? तो इस पर हामिद खां ने कहा कि रोटी और सालन है और उसने इशारा किया
कि जिससे बेंच पर बैठना है लेखक को, उस बेंच पर उन्होंने इशारा किया कि उस बेंच पर बैठ जाइए। लेखक तशरीफ लेते हैं, बैठ जाते हैं। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, फूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दरियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी रख टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। अब देखिए, लेखक जब दुकान में बैठते हैं तो लेखक देखते हैं उस दुकान की बनावट तो बड़ी ही बेसब्री से लिपा हुआ था मिट्टी से। चारों तरफ साफ सुथरा मकान था। एक कोने में देखा कि एक चारपाई है, उस चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। वो अपने केवनी को एक तकिए में लगाए हुए है और आराम से हुक्का पी रहा है। वह हुक्का पीने में इतना मशगूल था बूढ़ा व्यक्ति कि हुक्का पीने के क्रम में वह अपने आप को ही नहीं बल्कि सारा दुनिया को भी भूल गया था। उसे बेखबर होकर आराम से वो हुक्का पीने में मशगूल थे। उन्हें किसी तरह की कोई पता नहीं था कि हमारे होटल में कोई मेहमान भी आए हैं या नहीं, या कोई आगंतुक आया है, वह व्यक्ति कौन है, इसके संबंध में उन्हें कोई फिक्र नहीं था। अब देखिए भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। वह उस दुकान का दुकानदार अधेड़ उम्र का आदमी था, उसका नाम हामिद खान था। उसने पूछा कि भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? इस पर लेखक क्या कहते हैं उसको सुनिए। मालवाड़ के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? देखो बच्चों, वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा था, कितना जानकार था कि मालवाड़ जो है हिंदुस्तान में पड़ता है कि विदेश में पड़ता है कि पाकिस्तान में पड़ता है, उसे यह भी पता नहीं था। वह लेखक से पूछ बैठा कि ये जगह हिंदुस्तान में ही है ना? लेखक का क्या प्रतिक्रिया होता है उसको देखिए। हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू के घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। देखिए, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति हामिद खां को इस बात से आश्चर्य हो रहा था कि यह हिंदू आदमी है, हिंदू आदमी मुसलमान के होटल में आकर के खाना कैसे खा रहा है। उसे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अतः उसने पूछ बैठा कि आप हिंदू हैं और मुसलमान होटल में खाना खाएंगे? इस पर लेखक क्या करते हैं, बड़े अच्छे से जवाब दिए कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे यहाँ अगर बढ़िया चाय पीनी है, यदि बढ़िया पुलाव खाना है तो लोग बेखटक मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लेखक का कहना है कि हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम होटल में अक्सर जाते हैं, मुसलमान हिंदू होटल में अक्सर आते हैं, वहाँ किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। हामिद खां लेखक की बात पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे राज्य के एक स्थान
कोंडुगल्लूर में है, जो हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच दंगे नहीं के बराबर होते। अब लेखक कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मेरे यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है। मुसलमान की पहली मस्जिद मेरे ही इलाके में बना था। आज भी वहाँ लोग आपस में हिल मिल कर रहते हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा नहीं होता है। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। आइए, हामिद खां को लेखक के बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम उनके यहाँ एक साथ मिलजुल कर रहते थे। इस बात को सुनकर हामिद खां को आश्चर्य लग रहा था। अतः उसने लेखक को कहा कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। अर्थात लेखक की बात से हामिद खां के ऊपर बड़ी प्रतिक्रिया हुई और वह लेखक के गांव, लेखक के क्षेत्र में, लेखक के इलाके में जाकर यह सब अपनी आंखों से खुद देखना चाहता था। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खां ने जोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद खां ने आवाज़ दिया, ओ अब्दुल। अब्दुल नाम का लड़का जो आंगन में चटाई पर मिर्चाई सुखा रहा था, वह दौड़कर तेजी से हामिद खां के पास आया। हामिद ने पश्तो भाषा में से उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। कहने का अर्थ है कि जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। शैतान लुक छिप कर इसलिए चलता है कि शैतान पता लगाते रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए जालिमों की दुनिया में शैतान लुक छिप कर चलते हैं, क्योंकि उन्हें देखे तो कोई उन्हें पहचान न सके। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। हामिद खां चपाती सेक रहा था। आखिरी चपाती सेकते हुए जब उसने उतारा तो ये लाइन कहा कि काश हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते, भाईचारा के साथ रहते, तो हमारा देश कितना अच्छा रहता, हमारा समाज कितना अच्छा बनता। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी। फिर लोहे की तस्तरी से सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से एक बड़ा कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। लेखक जब भरपेट खाना खा लिए तो खाना खाने के पश्चात उन्होंने हामिद खां से पूछा कि कितने पैसे हुए। इस पर हामिद खां क्या जवाब देते हैं उसको गौर से सुनिए। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। देखो, मुस्कुराहट क्या चीज़ है
उसका प्रतिक्रिया अब पता चल रहा है। लेखक मुस्कुराते हुए प्रवेश किए। तत्काल तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई हामिद खां पर, लेकिन भोजन करने के बाद जब पैसे देने की बारी आई, तब लेखक ने हामिद खां से पूछा कि भोजन करने का कितना पैसा हुआ। इस पर हामिद खां ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे लेखक मुस्कुराते हुए बोले थे, उसका जवाब हामिद खां ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाईजान माफ़ कीजिए, आपसे पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं, आज मैं मेहमान समझकर आपको भोजन कराया हूँ। मेहमानबाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। देखो अब लेखक भी नहले पे दहला निकल गए। लेखक को हामिद खां ने कहा कि आप मेरे मेहमान हैं। लेखक की बात से उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई थी। अब लेखक उनसे कहते हैं कि दुकानदारी मेहमानबाजी की बात अलग है, आप एक दुकानदार हैं और दुकानदारी के फर्ज निभाते हुए आपको पैसा लेना चाहिए, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। इस पर क्या होता है सो देखिए। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया, वह सब चाह रहा था, उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। देख लो बच्चों, 1 रुपया अंदाज करो कि लेखक के भोजन का चार्ज 1 रुपया है। कितना पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है यार। हामिद खां लेखक से पैसे ले लिए, परंतु पुनः लेखक के हाथ में उसने वापस कर दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथ में रहे। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। जब लेखक ने लेखक को पैसा वापस कर दिया हामिद खां, तो हामिद खां ने लेखक को कहा कि भाईजान, जब आप अपने मुल्क में जाएंगे तो आप किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से आप पुलाव खा लेंगे, और मेरा नाम याद कर लेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा पैसा सद गया, मेरा पैसा चूक गया। अब बताओ कितना बड़ा सहानुभूति रखता है हामिद खां अपने हृदय में। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए गए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी ईश्वर से कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, लेखक अखबार पढ़ने के बाद जब आगजनी की खबर, तक्षशिला में होने वाले घटना की खबर को पढ़ा, तो अनायास उनके मन में, हृदय में सहानुभूति उत्पन्न हो गई हामिद खां के प्रति, और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, आप हामिद खां को बचा कर रखें, उसके दुकान पर किसी तरह की कोई आक्षेप न हो, क्योंकि हामिद खां एक सच्चा दरिया दिल इंसान है। उसने हमें दोपहर के समय जब भूख और प्यास से बेचैन था तो मुझे छाया दिया, भोजन दिया, मेरी क्षुधा को तृप्त किया। ऐसे इंसान को हमेशा भगवान बचा कर रखे। अतः उन्होंने हामिद खां के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। बच्चों, इंसान का
सबसे बड़ा संपत्ति उसका व्यवहार होता है, उसका विचार होता है। हामिद खां से लेखक को क्या लेना देना था? ना तो इनका कोई रिलेशनशिप था, ना तो दोस्ती थी, ना कोई संबंधी था, लेकिन 1 मिनट का मेल, 1 मिनट का वार्तालाप उन्हें कितने लंबे समय तक की कड़ियों से जोड़ देता है, जो बाद में चल कर के लेखक को उसकी याद हमेशा ताज़ा बनी रहती है। इसलिए हमें इंसानियत को पहचानना चाहिए, मानवता की सेवा करना चाहिए। मानवता की सच्ची सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा कहलाता है। धन्यवाद बच्चों। अब इसका पाठ प्रश्नोत्तर बनाएंगे, जो प्रॉब्लम होगी हम बताएंगे।